हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्ग की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, साइंस से है, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं जी के जीएस के ही आते हैं। तो आपका जी के जीएस अच्छा हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 5000 से ज़्यादा। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग बीए किए हों, बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों, कुछ भी किए हों। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। लगभग 500 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को आप लोग ज़रूर परचेज करिएगा। कम पैसों में आपको बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसकी दे दिया हूँ, अभी के अभी परचेज करके तैयारी में जुट जाएं। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, अभी दोपहर में आई है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जानकारी भी आपको होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? बताएं सब लोग, वह कौन सा बैंक है जो सभी कार्यों को जो है संपादित करता है? उस बैंक का नाम बताएं। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो वो है आपका आरबीआई बैंक, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना बहुत पूछा जाता है, कब हुई थी? 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण बहुत पूछा जाता है, 1949 में। इसके फर्स्ट गवर्नर शक्तिकांत दास से। फर्स्ट आरबीआई के भारतीय गवर्नर पूछे थे सीडी देशमुख। इस समय शक्तिकांत दास हैं आरबीआई के गवर्नर, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है? बताएं सब लोग, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कहाँ पे? एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है कम जनसंख्या वाले देशों में। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे 52 का ए जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और आप लोग अपनी तैयारी में अभी से जुट जाएं, क्योंकि 23 अप्रैल को आपका एग्जाम है। अभी से तैयारी करेंगे तो आपको 100% सरकारी सीट मिलेगी। 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ईमानदारी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। चलिए, एकाधिकार का परिणाम प्रायः होता है। एकाधिकार का परिणाम प्रायः होता है आवंटनी तथा तकनीकी अकुशलता पर होता है। ठीक है, एकाधिकार का परिणाम किस पर होता है? आवंटनी तथा तकनीकी अकुशलता पर। 53 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियां किस काल के लिए हैं? 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियां किस काल के लिए हैं? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये काल आपका 2005 से 10 है। ठीक है, वित्त आयोग, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? केसी नियोगी। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, और इस समय कौन है? एनके सिंह है, एनके सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मुद्रा परिणाम सिद्धांत को रोजगार से संबंध करने वाले अर्थशास्त्री हैं कौन? बताएं सब लोग, मुद्रा परिणाम सिद्धांत को रोजगार से संबंध करने वाले अर्थशास्त्री हैं पीगू, मार्शल, फिशर या केन्स? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मुद्रा परिणाम, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मुद्रा परिमाण सिद्धांत को रोजगार से संबंध करने वाले अर्थशास्त्री हैं, तो वो अर्थशास्त्री हैं आपके मार्शल। 55 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु पर लगने वाले कर का अंतिम भार यदि क्रेता एवं विक्रेता का पर बराबर आधा आधा बांट जाए तो मांग की लोच निम्न में से क्या होगी? बताएं, मांग की लोच जो है निम्न में से क्या होगी? बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसकी जो लोच होगी क्या होगी? बताएं सभी लोग, इकाई के बराबर होगी। ठीक है,
चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है? रिकार्डो, मार्शल, पीगू या डॉल्टन? 57 का जवाब दें सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें सब लोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का मूल किसके लेखों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, किसके लेखों में पाया जाता है? रिकार्डो के लेखों में पाया जाता है। 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यद्यपि यवन म्लेच्छ हैं परंतु ज्योतिष के ज्ञाता होने के कारण ऋषियों के समान पूज्य हैं, उक्त कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? बताएं किस ग्रंथ से लिया गया है? 58 का जवाब दें सब लोग। किस ग्रंथ से लिया गया है ये? तो ये लिया गया है महाभाष्य से। ठीक है, 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द्रह्म कहते हैं किसको? द्रह्म कहते हैं किसको? बताएं सब लोग। द्रह्म जो है किसको कहते हैं? ग्रंथ को या मूर्ति को या सिक्कों को या उपयुक्त में से कोई नहीं। द्रह्म कहते हैं किसको? तो ध्यान रखिएगा, द्रह्म कहते हैं सिक्कों को। किसको कहते हैं? सिक्कों को कहते हैं। चलिए 59 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनानी नाटक जो होते थे किस पर होते थे? सुखांत, दुखांत, हिंसाप्रद या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूनानी नाटक होते थे, तो यूनानी नाटक होते थे सुखांत। क्या होते थे? सुखांत होते थे। 60 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूनानी नाटक लिखे गए थे किसमें? पद्य में, ग्रंथ में, दोहे में या लिखे ही नहीं गए? बताएं। यूनानी नाटक लिखे गए। 61 का जवाब दें सब लोग। यूनानी नाटक लिखे गए, तो यूनानी नाटक लिखे गए पद्य में। 61 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको जो भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट रहती हैं वो अपडेट आपको डेली मॉर्निंग में मिलती रहती हैं। तो ग्रुप को जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम है कुषाण, सीथियन, यूनानी या बैक्ट्रियन? बताएं। शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह नाम है, तो यह नाम है सीथियन। क्या है? सीथियन है। 62 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित करता है? बताएं। निम्न में से कौन भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित करता है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्न में से कौन भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित करता है? तो वो है भारत के बड़े व्यापारिक भागीदारों के कैंसी, ठीक है, समूह द्वारा। तो इसका जो है 63 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। इस प्रश्न को कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूँ उन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो आप लोग भी एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो विश्व को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है विश्व को, पूरे वर्ल्ड को। 64 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। फर्स्ट डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय लगता है? यह लगाता है सूर्य कितना समय लगाता है? बताएं सब लोग, कितना समय लगाता है भाई? बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, और दूसरे को भी आप लोग इससे शेयर करें। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ग्रुप में शेयर करें ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनको भी फ्री में कंटेंट मिल सके। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो ये जो है कितना समय लगाता है? 4 मिनट लगाता है, ठीक है। तो 65 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा या 1185 किलोमीटर प्रति घंटा? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमती है? सबसे पहले स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो ये जो है कितने प्रति घंटे की चाल से घूमती है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व, दिशा याद रखना है। तो 66 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। निम्न में से पृथ्वी की आकृति कौन सी वर्णित होती है? अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट भी कर सकते हैं। निम्न में से पृथ्वी की आकृति कौन सी वर्णित होती है? लघुवक्ष गोलाफ,
सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी लंबी है? बताएं, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी लंबी है? 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट भी कर सकते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर आपका सही हो जाएगा। 68 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक पृथ्वी पर सूर्यताप को प्रभावित नहीं करता? निम्न में से कौन सा कारक पृथ्वी पर सूर्यताप को प्रभावित नहीं करता है? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्न में से कौन सा कारक पृथ्वी पर सूर्यताप को प्रभावित नहीं करता? तो वो है आपका पृथ्वी की स्थल और जल का वितरण। 69 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता किसके द्वारा किया गया? पाकिस्तान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक द्वारा? बताएं, सामान्य ऋण समझौता नामक समझौता किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, यानी कि IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 70 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है IMF की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, सभी लोग वीडियो को रोकेंगे और बताएं IMF की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दें सब लोग। निम्नांकित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात सामान उद्योगों पर लागू होता है? निम्नांकित वाक्यांशों में से जो है कौन सा निर्यात सामान उद्योगों पर लागू होता है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित वाक्यांशों में से कौन सा निर्यात सामान उद्योगों पर लागू होता है? तो वो है आपका पर्यटन उद्योग से प्राप्त आय। 71 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है? न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है साम्य फर्म, प्रतिनिधि फर्म, या अनुकूलतम फर्म, या प्रतिष्ठित फर्म? बताएं, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है अनुकूलतम फर्म। 72 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आ गया है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग। चलिए, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता था ईसाई समाजवाद, राज्य समाजवाद, या वैज्ञानिक समाजवाद, या काल्पनिक समाजवाद? बताएं, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है, मार्क्स के समाजवाद को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। 73 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? चलिए बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है राज्य का एक सकारात्मक अच्छाई है। यही आपका जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कथन राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। ओके, 74 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ है किस शताब्दी में? बताएं, उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ है किस शताब्दी में? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। आज का लाइक का टारगेट है 100। होप करता हूं कि 100 क्रॉस करेंगे आप लोग। उदारवाद का दर्शन विकसित हुआ था किस शताब्दी में? तो ये हुआ था 16वीं 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ था उदारवाद का दर्शन। 75 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सभी राज्य के अंतर्गत राज्य से बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं, निम्नलिखित में से किसने ऐसा कहा? लेनिन ने, हीगल ने, या स्टालिन ने, या मुसोलिनी ने? बताएं किसने कहा? सभी राज्य के अंतर्गत राज्य से बाहर कोई नहीं, राज्य के विरुद्ध कोई नहीं, निम्नलिखित में से किसने ऐसा कहा? बताएं सब लोग। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने ऐसा कहा था भाई? मुसोलिनी ने कहा था। 76 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा है किसका होना? 77 का जवाब दें। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए आदर्श दशा है द्विदलीय व्यवस्था का होना। 77 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? बताएं सब लोग। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, यही आपका सही है। ठीक है,
चलिए 78 का जितने भी लोग बी भाई जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आपको 400 में से 250 अंक का जो है लक्ष्य लेकर चलना है, तभी आपको सरकारी सीट मिलेगी। चलिए भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? बताएं सब लोग, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है भारतीय संविधान। 79 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय को जेल भेजा गया था? बताएं किस भारतीय को जेल भेजा गया था? ऑप्शन देखिए, किस भारतीय को जेल भेजा गया था? तो ये भेजा गया था भाई लोकमान्य तिलक को। ठीक है, 80 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कतई जहर वाला प्रश्न है। ठीक है, जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं सभी क्लासेस को आपको जो है देखना है। ठीक है, 3 क्लासेस होती हैं, टाइमिंग आप सभी को पता है। चलिए भारतीय संविधान का स्वर्ग है किसने कहा? भारतीय संविधान का स्वर्ग है किसने कहा? बताएं सब लोग, 81 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का स्वर्ग है किसने कहा है? तो इसे जो है कहा गया है वीनर के द्वारा, यानी कि वीनर ने कहा है भारतीय संविधान का स्वर्ग है। 81 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? तो ये हुआ था श्री राजीव गांधी के शासनकाल में। ठीक है, 82 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में है, जिसका अर्थ है? 83 का जवाब दें, जिसका अर्थ है। कौन कौन सा सही हो जाएगा इसमें बताएं। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका ये वाला सही है कूट भाई, एंड ये वाला सही है, ये वाला सही है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? निम्नलिखित में से किस मामले ने संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने से रोक दिया था? किस मामले ने रोक दिया था भाई, बताएं सभी लोग। तो वह मामला था चंपकम दोराई बनाम मद्रास सरकार मामला था। ठीक है, 84 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनहित याचिका का अर्थ है? जनहित याचिका का अर्थ क्या है? 85 का जवाब दें सब लोग। जनहित याचिका का अर्थ है? जनहित याचिका का अर्थ क्या है? सामाजिक हित याचिका, नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास, यही जनहित याचिका का अर्थ है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? बताएं सब लोग, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार का प्रथम जो है कानून अधिकारी होते हैं। 86 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डबल स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार लगाइए, कतई जहर वाला प्रश्न था ये वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करते हैं? बताएं सब लोग, भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। 87 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? 88 का जवाब दें सब लोग। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत हों, यही शून्यकाल का अर्थ है। 88 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न, तो ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति। 89 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डबल स्टार लगा के नोट करिएगा, कतई जहर वाला प्रश्न है। चलिए भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है? प्रश्न को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है?
तो वह आपका कुछ मामलों में समवर्ती सूची का प्रावधान है, यही आपका है। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, ये तो पता होगा सभी को। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन से होता है। ठीक है, पंचायत के सरपंच का चुनाव 91 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कतई जहर वाला प्रश्न था, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न आ गया है ये भी। किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था? 92 को जवाब दें सब लोग। तो ये किया गया था ठक्कर आयोग द्वारा। ठीक है, 92 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं हुआ है? उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष या सार्वभौम या लोकतांत्रिक? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है प्रयुक्त नहीं हुआ है? उदारवादी आपका नहीं हुआ है। ठीक है, यही शब्द। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं की सूची से है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक आपको बताना है। देखिए, हिंदी के भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी के भी 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे इसमें। ठीक है, कला वर्ग में। क्षणिक शब्द का विपरीतार्थक आपको बताना है तो शाश्वत हो जाएगा। 95 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? अनुकूल आपका ये होना चाहिए। ठीक है, 96 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। चलिए, इसमें संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? कल की क्लास में ये प्रश्न करवाया था, कल वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए आगे हैं अंग्रेजी के प्रश्न, यहाँ पे आपको भरना है। नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन डॉट द ट्रेन लेफ्ट, यहाँ पे क्या आएगा बताएं सब लोग? देन आएगा, देन द ट्रेन लेफ्ट। चलिए, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या आएगा बताएं सब लोग? तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न, यहाँ पे बताएं क्या आएगा? आई हैड टू फिल डॉट डॉट 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस, अप आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और 50 में से जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हों, 10, 20, 25, 30 जितने भी सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।